भारतीय जनता पार्टी ने कोई अलादीन के चिराग की तरह से विकास नहीं कर दिया है। कोई विकास एक किसी दिन शुरू हुआ होगा और उस दिन से उसकी निर्धारित समय सीमा होगी। अगर वो निर्धारित समय सीमा पूर्णता को प्राप्त कर रही है चुनाव के पहले, तो इसमें भाजपा का क्या दोष है? पहली बात देखी जाती है कि जिताऊ, टिकाऊ, पार्टी के प्रति समर्पण और जनता से और कार्यकर्ताओं के साथ उसका संपर्क, संबंध और संवाद, जो इन पैरामीटर पर ठीक बैठ जाता है, फिर जिले में थोड़ा बहुत कास्ट इक्वेशन को देखकर पार्टी टिकट का निर्धारण करती है। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। तो आज इससे आईपा के माध्यम से हम मेरठ में मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत खास शख्सियत हमारे साथ हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि अभी भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक पद पर भी रहे, मंत्री भी रहे और राजनीतिक करियर भी बहुत लंबा है। चलिए अब उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद आपका जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे। बीजेपी में किसको आना है, किसको नहीं आना है, किसके लिए द्वार खुला रखना है, किसके लिए दरवाजे बंद करने हैं। सर, बहुत बड़ा फैसला आपके हाथ में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, और आज पहली लिस्ट भी जारी हो गई है। निश्चित तौर पर मेरा काम पार्टी में द्वारपाल का है। किसको एंट्री देनी और किसको नहीं एंट्री देनी, ये मेरा काम है। इसके अलावा किसको रिजेक्ट करना, और फिर मुझको जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं हर व्यक्ति का जिसका जरा सा भी कहीं आपराधिक इतिहास की संभावना नज़र आती है तो मैं उसके थाने तक जाता हूँ, और थाने तक का रिकॉर्ड मंगाकर, रात को भी मैंने 2 जनों का रिकॉर्ड मंगाया है, थाने तक का रिकॉर्ड मंगाने के बाद अपनी संस्तुति अपने प्रदेश नेतृत्व को देता हूं और फिर प्रदेश नेतृत्व से सहमति प्राप्त करके ज्वाइनिंग कराता हूं। जी। लक्ष्मीकांत जी, आप जानते हैं चुनाव नज़दीक है, तो उसी को लेकर हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें, इस वक्त बीजेपी खेमे में बड़ी उथल पुथल है, ये विपक्ष का कहना। हालांकि बहुत से बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम, अवतार बढ़ाना का नाम। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिनको जाना है वो जाएं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ तक इतना बड़ा परिवार है कि इन लोगों के जाने से उसकी क्षमता पर और शक्ति पर कोई प्रभाव आने वाला नहीं है। वो ये बात कहते हैं, कोई जातिगत इक्वेशन से मंडल कमंडल की समझाना चाहते हैं, तो ये भरोसा रखना हमें कार्यकर्ताओं के ऊपर है कि उन सारे तीरों का जवाब भाजपा के कार्यकर्ता के पास है और बूथ पर उसका जवाब देगा। चलिए अब मेरठ की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से मेरठ में काम हो रहा है, विकास कार्यों की बात कर रहे हैं योगी सरकार में, चाहे वो सोतीगंज का मामला हो, NH-58 की बात हो, सड़कों की बात हो, लेकिन इसको विपक्ष चुनावी जुमला कह रहे हैं। इस पे आपकी प्रतिक्रिया? अगर होते हुए विकास के काम भी उसको चुनावी काम दिख रहे हैं, तो शायद वो धृतराष्ट्र की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अरे भाई, जो काम बरसों पहले से चल रहा है, 2 साल पहले से चल रहा है, 1 साल पहले से चल रहा है, अब पूर्णता की ओर है, अभी काम बाकी है, तब फिर उसको चुनावी काम कहना मैं शायद उनकी नादानी का प्रतीक मानूंगा या उनका अपने आप को धोखे में रखने का प्रयास मानूंगा। उनका ये कहना है लक्ष्मीकांत जी कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो सभी विकास कार्य बीजेपी को याद आ जाते हैं, फिर चाहे वो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की बात की जाए, है ना, फिर कॉरिडोर की बात हो, चाहे सड़कों का निर्माण करने की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात हो, महंगाई, रोजगार, फ्री बिजली, ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था, ऐसे तमाम मुद्दे। विपक्ष कहता है कि पिछले 4.25 साल का कार्यकाल, अब तो 2 महीने रह गए चुनाव के लिए, बीजेपी कहाँ थी? 2 महीने नहीं रह गए चुनाव के। 1 महीना, 10 हाँ, 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी ने कोई अलादीन के चिराग की तरह से विकास नहीं कर दिया है। कोई विकास एक किसी दिन शुरू हुआ होगा और उस दिन से उसकी निर्धारित समय सीमा होगी। अगर वो निर्धारित समय सीमा पूर्णता को प्राप्त कर रही है चुनाव के पहले, तो इसमें भाजपा का क्या दोष है? और फिर अगर इनकी विकास के कार्यों के आधार पर विपक्ष को डर लग रहा है, तो फिर वो डरे, हम उसे और डराएंगे।
तो यहाँ पर बीजेपी जहाँ अपनी स्ट्रेटेजी के लिए मानी जाती है कि बड़े ही सूझबूझ के साथ जो हलचल होती है उससे अलग फैसला बीजेपी का होता है। आज लिस्ट जारी हुई, मुख्यमंत्री के पद की ही बात कर लेते हैं। अयोध्या मथुरा की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से फैसला, अब गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री। जरा बताएं ये बीजेपी किस तरह से रणनीति खेलती है? निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने, दोनों ने पहले बता दिया था कि इस बार हम विधानसभा का चुनाव जनता के बीच से लड़कर आकर सरकार को बनाएंगे। तो उनके बारे में पार्टी ने तय किया है, उनकी इच्छा नहीं है, क्योंकि चाहे योगी जी हों, चाहे आदरणीय केशव मौर्य जी हों, ये सब कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के अंतर्गत काम करते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जहां उनको तय कर दिया वहां से उनको चुनाव लड़ना, ये उनकी आवश्यकता भी है और उनको उचित भी है। टिकटों का बंटवारा, देखिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पूरे संगठन को लेकर आपको चलना है। नाराजगी बहुत लोगों में होगी, लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं, क्या क्या परेशानियां रही? देखिए क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी तो आप पे ना, इसलिए मैं जानना चाहूँगी। नहीं, निश्चित तौर पर 10 लोग टिकट मांग रहे हैं अगर एक सीट पर, उसमें से छांटना निश्चित तौर पर कठिन काम है। लेकिन सबसे पहली बात देखी जाती है कि जिताऊ, टिकाऊ, पार्टी के प्रति समर्पण और जनता से और कार्यकर्ताओं के साथ उसका संपर्क, संबंध और संवाद, जो इन पैरामीटर पर ठीक बैठ जाता है, फिर जिले में थोड़ा बहुत कास्ट इक्वेशन को देखकर पार्टी टिकट का निर्धारण करती है। तो आपको क्या लगता है इस बार थोड़ा मुकाबला कड़ा होगा? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी सक्रिय है, 10 कदम दिखाने की बात कर रही है, कांग्रेस ने भी महिला कार्ड खेल दिया है, 40% महिलाओं को टिकट देंगी। और क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी में तो जो महिलाएं हैं राजनीति में उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता, और बसपा भी पूरी तैयारी में है, तो क्या कहेंगे आप, कितना कड़ा मुकाबला? बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नए नारे के साथ काम शुरू किया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन उनका जो मॉडल था वो असंतुष्ट हो गया, उसके साथ अन्याय हो गया है प्रियंका मौर्य के साथ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस कितनी तैयारी पर है और कितना चुनाव लड़ेगी इसी से पता लग जाएगा कि राहुल गांधी इटली घूमने गए थे। उनके जिस तरह से, अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, राहुल गांधी जब दौरे करते हैं तो उसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी दौरों में ही रहते हैं, बाहर विदेशों में, कभी अंदर नहीं घूमे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का लगभग 62 से 63% हिस्सा पूरा कर दिया है, और शेष बचा खुचा चुनाव के दौर में पूरा हो जाएगा। यानी हर जिले के हेडक्वार्टर तक, कमिश्नरी हेडक्वार्टर तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जनता के साथ संपर्क, संबंध और संवाद हो जाएगा, सीधे मुंह से मुंह होगा संवाद। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी में तो ये साहस है नहीं कि जनता के साथ संवाद कर सके। ठीक है, अब बात सपा की भी कर लेते हैं, और जो विपक्ष की भूमिका मुख्य रूप पर सपा निभा रही है, और देखिए 10 छोटे दल उनके साथ हैं, और अभी आपके बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो रालोद में भी गए हैं अवतार बढ़ाना, जिन्होंने तो कहा है कि बीजेपी को वोट की चोट से मारेंगे, काफ़ी नाराज़ हैं। क्या हुआ, ऐसी नाराज़गी क्यों बीजेपी से? जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जो 10 दल उनके साथ हैं, 10 दिन के बाद देखिए वो कहाँ होंगे। जहाँ तक अवतार सिंह भड़ाना जी की बात है, हरियाणा के रहने वाले, फरीदाबाद के, और उसके बाद मेरठ आए, चुनाव लड़ गए, फिर वापस फरीदाबाद भाग गए, फिर आए चुनाव लड़ गए मीरापुर से, फिर वापस भाग गए। ऐसे लोगों के बारे में तो हर राजनीतिक दल को सचेत हो जाना चाहिए और इनकी एंट्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। देखिए वोट बैंक बहुत ज़रूरी होता है हर पार्टी के लिए, है ना? तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बहुत बड़ा नाम है, और कहीं ना कहीं दलितों में, पिछड़ों में, किसानों में उनकी अच्छी पकड़ है। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो उन पर कार्रवाई शुरू होगी। ऐसा क्यों करती है बीजेपी? कौन सी कार्रवाई शुरू हो गई, एक उदाहरण तो दे कोई मुझको। अभी कहा गया है कि क्या कहते हैं, जैसे ही इस्तीफा दिया उसके बाद तुरंत वहाँ पर जो है कार्रवाई के लिए पुलिस को भेज दिया, वारंट जारी कर दिया। नहीं, ऑलरेडी कोर्ट उनके पास वारंट भेज चुकी थी। वो बार बार उन वारंट को रिसीव करने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। वो कोर्ट की प्रक्रिया है, उसका भारतीय जनता पार्टी से या उत्तर प्रदेश की सरकार से लेना देना नहीं है। इसको उससे जोड़ना नितांत अनुचित है। नंबर 1, जहाँ तक जातिगत बात है, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा
हमारे पास बूथ पर संगठन है, और बूथ होता है जिस जाति का मोहल्ला उस जाति के बीच में, और हमारे पास वहाँ पर न्यूनतम 10 से 12 सदस्य हैं। हमें कोई खतरा जातिगत इक्वेशन पर नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य से, दारा सिंह चौहान से और धर्म सिंह सैनी जी से, क्या ये बताएंगे कि 4 साल 11 महीने सरकार में रहे, उन्हें नहीं दिखा कोई उत्पीड़न किसी तरह का, कोई शिकायत उनको नहीं हुई, मौजली सरकार को भोगा, और भोगने के बाद जब उनके बारे में पार्टी अदरवाइज निर्णय लेने की विचार कर रही थी तो भाग गए, और तब उनको दलित पिछड़े याद आने लगे। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बताएं कि लड़की सांसद, लड़कियों को भी टिकट दे दो, उनको भी, ये दलित पिछड़ावाद परिवार के भीतर है उनका। जरा ये बताएं तो सही कि अगर वो किसी और दलित के लिए कहते कि टिकट इसको दे दो, और पिछड़े के लिए टिकट उसको दे दो, ऊंचाहार से टिकट उनके बेटे को चाहिए, पार्टी ने मना कर दिया, चले गए कूद के, चले गए तो चले जाएं। अच्छा, ये अंदर की बात थी, ठीक है। आप बहुत छोटे पद से एक बड़े पद तक का आपने सफ़र तय किया है लक्ष्मीकांत जी, जैसे कि विधायक, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहे, मंत्री पद पर आप रहे, तो आप ज़मीनी स्तर पर जानते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है, क्या संघर्ष। मेरठ की बात कर लेते हैं, कितनी तस्वीर बदली बीजेपी ने इस पूरे कार्यकाल में? निश्चित तौर पर मेरठ में जो विकास के काम हुए हैं वो अभूतपूर्व है इस 5 साल के सरकार के कार्यकाल में। और रैपिड ट्रेन आ रही है, मोदी जी की देन है, और भी जितने काम हो रहे हैं। ये बात ठीक है कि मेरठ अभी तक स्मार्ट सिटी नहीं बना है, उसके मानक हैं और उसके लिए जिम्मेदार मैं अधिकारियों को मानता हूँ, ये उसकी पूर्ति नहीं करते। लेकिन कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो मेरठ बहुत बड़ी, अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मेरठ की लाइफलाइन है छतरीपीर से घंटाघर, घंटाघर से किशनपुरी, 24 करोड़ रुपए एक पर्ची पर सेंक्शन करके दिया उसके लिए। उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, हो सकता है चुनाव के दौर में भी काम शुरू हो जाए, नहीं होगा तो चुनाव के बाद काम चलेगा। विकास का कौन सा मौका। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अपराध, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपराध पर जो अंकुश लगाया है ये पिछली किसी सरकार ने नहीं लगाया। कल्याण सिंह जी भी अपराधियों के प्रति निर्मोही थे, सख्त थे, लेकिन उनकी आर्थिक कमर तोड़ने का विचार उनके सामने भी नहीं आया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आर्थिक अवैध रूप से धन से अर्जित उनकी संपत्ति को तोड़ने का काम किया, उनकी संपत्ति को सरकार में शामिल करने का काम किया है, यानी दोबारा अपराधी अपना गैंग इकट्ठा न कर सके उसका काम उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा काम नहीं हो सकता। मेरठ की जहाँ तक बात करें तो सोतीगंज में एक पशु वाहन का मेला था काटने का, सारे प्रदेश के नहीं, आसपास के 8-10 प्रदेशों की गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, कार, ट्रक सब आते थे, चोरी करते थे यहाँ। और पिछली सपा सरकार रही हो, बसपा सरकार रही हो, किसी ने साहस नहीं जुटाया उनके ऊपर अंकुश लगाने का। आज अगर आप सोतीगंज देख के आएंगे, यहाँ आपके स्थानीय लोग बता देंगे कि सोतीगंज आज वाहन के कटान से मुक्त हो चुका है। उसके कटान करके जो लोगों ने अवैध संपत्ति अर्जित की थी, अरबों रुपए जिनके पास है, उन सबको जेल की हवा दिखाई जा रही है। और उस काम में लगे हुए सामान्य जनता के व्यक्तियों से ये कहा गया है कि हम आपको बैंक से लोन दिलाएंगे, ये काम योगी आदित्यनाथ ने कहा, और आप वैकल्पिक रोजगार करके अपने बच्चों को पालन करने का काम करो। लक्ष्मीकांत जी, विपक्ष कहता है कि बीजेपी चीज़ों को रिन्यू करने का काम करती है, जैसे कि जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चाहे वो पूर्वांचल की बात हो और तमाम दूसरे मुद्दों की बात हो, कहते हैं कि इसके लिए कांग्रेस पहले से कांग्रेस के कुछ ऐसे हमारे कार्यकर्ता रहे जिनसे हमने बातचीत की है कि तो कांग्रेस की योजना थी, इसको अमली जामा पहनाने का काम सिर्फ बीजेपी करती रही है और अपनी तो उनकी कोई स्ट्रेटेजी है नहीं। कांग्रेस पिछले कितने सालों से उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं है, ठीक है ना, 96 से तो है नहीं, और 96 से चालू कौन सा ऐसा काम है जो अब तक पूर्ण नहीं हुआ, जो उन्होंने नहीं किया। ये बात समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। जब किसी नई चीज़ का लोकार्पण मुख्यमंत्री या योगी जी के द्वारा किया जाए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है, तत्काल अखिलेश यादव का बयान आता है, ट्वीट आता है, हाय मर गए, ये जो काम हमारा था शुरू किया हुआ, ये इन्होंने लोकार्पण कर दिया। अरे भाई कोई बताओ तो अखिलेश यादव जी कि जिस दिन इस काम को आपने तय किया था उसके लिए कितने पैसे की आवश्यकता थी, कितनी भूमि की आवश्यकता थी,
आपने उसमें से कितना पैसा मुक्त किया था, कितनी भूमि अर्जित कर ली थी और कितने समय सीमा का वो काम था, क्यों नहीं अपनी समय सीमा में पूरा किया। सरकार एक सतत प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री बदलते हैं, दल बदल जाते हैं, लेकिन विकास और सरकार एक सतत प्रक्रिया है। तो जो अगर तुम अपने समय में पूरा नहीं कर पाए और तुमने उसके लिए पूरा पैसा नहीं दिया था, तुमने उसके लिए जमीन अर्जित नहीं की थी, तो फिर तुम पूरा क्या करते। हमने उसके लिए पूरा धन दिया है, हमने उसके लिए पूरी ज़मीन अर्जन करके दी है और उसको विकास करके जनता को समर्पित किया है। तो ये अधिकार हमारा है, अखिलेश जी तुम्हारा नहीं है। चाहे जितना रोगे, जनता तुम्हें फैसला सुनाएगी। युवा बेरोजगार हो गया, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या ये भी कहता है विपक्ष की रोजगार नहीं दिया और जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई जिससे कि शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई तो अब पढ़ाई छोड़ के लोगों को पहले अपने घर के कमाने का सोचना पड़ रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा इस समझ में कहना है महंगाई है, ये कड़वा सच है, इसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इसका कारण क्या है ये भी हमको विचार करना चाहिए। ये पिछले 2 साल से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जो आर्थिक संकट देश और प्रदेश के सामने आया है, मैं तो ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस घोर आर्थिक संकट के समय में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने देश को और प्रदेश को उस स्थिति में जाने से बचा लिया जहाँ से उबरने में बहुत लंबा समय लगता, उस स्थिति जाने से बचा लिया। और अंततोगत्वा परिणाम यह है कि सबसे बड़ा रोजगार सृजन का सेक्टर होता है एमएसएमई सेक्टर को उन्होंने बिल्कुल नहीं बैठने दिया और एमएसएमई सेक्टर के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता दी और उनसे रोजगार सृजन कराए। रोजगार का जहाँ तक मतलब है, सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोजगार का मतलब है व्यक्ति को कमाने का अवसर मिले, मुद्रा लोन और इन सब के माध्यम से सरकार ने जो कुछ किया है, रोजगार के अवसरों को कम करने का काम किया है, पूर्ण करने का काम किया है। और रोजगार देने में अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी भी रही होगी तो कोरोना जैसे आर्थिक उसके संकट के कारण। ठीक है, एक और मुख्य मुद्दा जैसे कि गैस सिलेंडर की बात की जाती है और उसके साथ पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया है ना, इसका सीधा जो बोझ है आम जनता की जेब पर पड़ता है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि पक्के मकान की बात की लेकिन नहीं मिले, आज भी न जाने लोग कितने कच्चे मकानों में रह रहे हैं। और बिजली मुफ्त की बात करते हैं और बिजली मुफ्त की बात करते हैं, पानी मुफ्त की बात करते हैं, तो रोज़गार क्यों नहीं देते? मुफ्त की बात क्यों करते हैं, रोज़गार की बात क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी ने बिजली मुफ्त देने की बात बिल्कुल नहीं की है, पहले तो ये सुधार कर लीजिए। जहां तक आवास का सवाल है, एकमात्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा था कि 2022 तक सबको आवास देंगे। लगभग 80% से ऊपर काम पूरा हो चुका है और बचा खुचा काम 24 से पहले पूरा हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मकान के बिना किराए के मकान में नहीं होगा, इस बात की तो गारंटी मैं देता हूं। जहां तक आपने बात करी गैस की, उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत करोड़ों गैस कनेक्शन देकर गांव में रहने वाली बहनों को और माताओं को लकड़ी की चूल्हे में या उपले के चूल्हे में काम करने और आंखें खराब करने से बचाने का काम भी इसी सरकार ने किया है। क्षमा चाहते हुए एक बात और कहना चाहूँगा कि सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता हर घर को थी, उसके कारण जो कठिनाइयाँ देहात में आती थीं वो सबके सामने थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा करके और सबको शौचालय मुहैया कराने का काम किया है और उसके लिए जितने भी CSR फंड के पैसे थे उससे उन्होंने शौचालय बनवाने का काम किया है। सबके घरों में शौचालय, सबको मकान, सबके घरों में बिजली का कनेक्शन, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन, ये किसी सरकार ने नहीं सोचा था जो इस डबल इंजन की सरकार ने सोचा और करके दिखाया है। चलिए लक्ष्मीकांत जी, आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत से आना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। देखिए, मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से अखिलेश यादव जी को रोक नहीं सकता। सरकार भाजपा की बनेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे और हम सब कार्यकर्ता उस सरकार के माध्यम से प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे बेबाकी से अपनी बात रखने वाले कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस वक्त भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। और इसी के साथ फिर मिलेंगे एक खास शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।